हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 अध्ययन कर रहे थे। पाठ 3 का नाम है हिमालय की बेटियां, जो नागार्जुन जी ने लिखा है। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न में हम प्रश्न 1 नेक से आगे और अनुमान कल्पना पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं भाषा की बात की ओर। भाषा की बात की ओर बढ़ते हुए हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न किस प्रकार से है। आपके पहले प्रश्न में लेखक आपसे क्या पूछ रहा है। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट सुंदर बन जाता है। मतलब लेखक आपके ये कहना चाहते हैं कि हमें इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना है कि हम किस चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से, एक चीज़ की तुलना किसी दूसरी से कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके के उदाहरण दिए हैं, सबसे पहला उदाहरण है आपका, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला की भांति कौन प्रतीत होती थी? नदियाँ। संभ्रांत महिला की भांति कौन प्रतीत होती थी? नदियाँ। तो यहाँ पर नदियों की तुलना किससे की गई है? सभ्य संभ्रांत महिलाओं से। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद से। माँ और दादी की तुलना किससे की गई है? यहाँ पे माँ और दादी की गोदी की तुलना, यहाँ पर माँ और दादी की गोदी की तुलना किससे की गई है? नदियों की धाराओं से। उनकी डुबकियों में लगाकर लेखक को ऐसा एहसास होता है, या किसी को भी ऐसा एहसास होता है जैसे वो अपनी माँ या दादी, मौसी, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनकी गोदी में जाकर बैठ गए हों। तो ये आपको उदाहरण दिए हुए हैं। आपको क्या करना है? अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए। अन्य पाठों से मतलब ये है कि आपको इस पाठ से नहीं, इस पाठ के अतिरिक्त कुछ अन्य पाठों से आप उदाहरण निकालने हैं और आपको लिखने हैं। तो अब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर में आपका फर्स्ट है, जो पहला उदाहरण है, सागर की हिनोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों की ओर से लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने बना आगे बढ़ता। यहाँ पर सागर की हिनोर, सागर की जो नहरें हैं, उसकी तुलना किससे गई है? खिलौने वाले से। तो ये आपका पहला हो गया। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। तो जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? बच्चे ऐसे सुंदर थे। बच्चों की तुलना सोने के खिलौनों के साथ की गई है। नेक्स्ट है आपका, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। अब जो हमारा अन्य उदाहरण है वो है लाल कण। जो आपके लाल रंग के छोटे छोटे कण होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? वो आपके बालूशाही की तरह दिखाई। बालूशाही की तुलना लाल कणों से की गई है। अगला है हमारा, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी। तो यहाँ पे रक्त के तरल भाग का जो प्लाज्मा होता है उसकी तुलना की गई है मकड़ी के जाल से। बस्ते से आमले जैसे कैंचे निकाले उसने अपने बुरे कंचे। तो यहाँ पर जो बस्ते में जो आमले रखे हैं उसकी तुलना किसकी गई है? बुरे कंचों के साथ की गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे निर्जीव वस्तु कौन कौन सी होती है? बेटा, जिनमें जान नहीं होती, जो चल नहीं पाते। आपने पढ़ा है ना, साइंस में भी आपने पढ़ा है सजीव और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं के बारे में आप रीड कर चुके हैं पहले। तो निर्जीव वस्तुएं क्या होती है? जो सांस नहीं लेती हैं, या जो जैसे हमारे घर, फर्नीचर, नदियाँ, पहाड़, पत्थर, मिट्टी, ये सब क्या है? हमारी निर्जीव चीज़ें हैं। लेकिन हम अगर इनको किसी सजीव चीज़ से तुलना करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी, ये फोटो बिल्कुल ऐसा लगा है कि निकल के आएगी, तो मतलब उसकी तुलना किससे? एक सही और सजीव व्यक्ति से की गई है। तो इस तरीके से आपको कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं किताब से। जो उदाहरण इस प्रकार है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी। तो यहाँ पर जो हिमालय और उसकी नदियाँ हैं, उसकी तुलना, नदियों की तुलना मानव से की गई है। अगला है आपका, काका कानेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी कि जो नदियाँ हैं हमारी वैसे तो निर्जीव है, लेकिन हम उनको माता कहते हैं, तो यानी कि उनको हमने सजीव रूप दिया हुआ है। पाठ से इसी तरह के अब हमें इस प्रश्न के उत्तर में
पाठ से छांटने हैं। जो आपका पहला प्रश्न था उसमें हमें पाठ के अन्य यानी कि दूसरे पाठों से छांटने थे, लेकिन इसमें हमें मानव की तुलना निर्जीव वस्तुओं से या सजीव वस्तुओं की तुलना निर्जीव वस्तुओं से करनी है और इसी पाठ के अंतर्गत जो आया है उसके अनुसार करनी है। तो उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो लेखक कहते हैं, किसी लड़की को देखता हूँ किसी कनी पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। यानी कि जो नदियाँ हिमालय से निकल रही थी, जो हिमालय की बेटियाँ हिमालय से निकल रही थी, उसको देखकर लेखक कल्पना करता है कि जब हम किसी बच्ची को देखते हैं, किसी लड़की को देखते हैं, तब मेरा या कनी को देखते हैं तब भी मेरा ध्यान अटक जाता है। तो यहाँ पर नदियों की तुलना किससे की गई है? लड़की के साथ की गई है। तो ये नदियाँ और कनियाँ क्या है? निर्जीव हैं, लेकिन लड़की जो है वो है हमारी सजीव प्राणी है। तो इसकी तुलना जो है मानव से की गई है। नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण है, बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट छोकरियों के लिए कितना सर धुनता होगा। तो यहाँ पे बूढ़ा हिमालय जो है हमारा वो भी निर्जीव है, लेकिन इसकी तुलना भी पिता से की गई है। तो ये भी हमारा जो है सजीव व्यक्ति। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का। तो यहाँ पर ये समुद्र, हिमालय और ये बेटियाँ, इन सभी की तुलना मानव से की गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने अगले उदाहरण की ओर। हिमालय को ससुर, समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती। हिमालय, समुद्र, दामाद। तो हिमालय और समुद्र यानी कि समुद्र जो है वो निर्जीव है और उनकी दामाद से तुलना की गई है। तो यहाँ पर भी मानव से इनकी वो संज्ञा दी गई है। वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर। यहाँ पर प्रेयसी जो है वेतवा नदी, और इस तरीके से आपकी मानव से तुलना, मानव का उदाहरण दिया हुआ यानी कि सजीव वस्तुओं का नाम दिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आपका है, देखो बेटा, ग्रामर सेक्शन से ही। वैसे तो दोनों जो पहले प्रश्न आए हैं वो भी आपके व्याकरण से ही है, लेकिन अब जो आपके प्रश्न आ रहे हैं वो भी आपके व्याकरण सेक्शन से है। व्याकरण में आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, 6th में 7th में, यहाँ तक कि आपने 4th 5th में भी ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए उसको, दोबारा से आप एक बार उससे परिचित हो जाइए। तो हम परिचित होते हैं। इसमें क्या है बेटा, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों के विषय में परिचय प्राप्त कर चुके हैं। देखो इसमें भी यही बात कहना कि पिछली कक्षा में आप ये परिचय प्राप्त कर चुके हैं, कि पिछली कक्षा में आपने ग्रामर सेक्शन में यह सब कुछ पढ़ा था। नीचे दिए गए विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा। विशेष्य का क्या मतलब होता है बेटा? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। संज्ञा के बारे में आप सभी को पता ही है, परिचित हैं आप सब लोग। तो जो संज्ञा होता है उसे हम बोलते हैं विशेष्य, और संज्ञा की जो विशेषता होती है उसे हम बोलते हैं विशेषण। संज्ञा की जो विशेषता होती है उसे क्या कहते हैं हम? विशेषण। तो अब हम देखते हैं कि हमारे संज्ञा, कौन सी संज्ञा दी गई है और संज्ञा की कौन सी विशेषता दी गई है। तो हम अपने पाठ में इसको इस तरीके से उत्तर में लिखेंगे। जो हमारे अनमैच्ड हैं, यानी कि जो मिश्रित वाक्य, जो शब्द हैं जो हमारे अलग अलग दिए हुए हैं, उनको हम सही करके लिखेंगे। ठीक है बेटा? तो सभ्रांत, सभ्रांत के साथ हमारी क्या आती है? सभ्रांत कौन है? महिला। चंचल हमारी क्या है? नदियाँ, यानी कि नदियाँ हमारी संज्ञा है और चंचल उसकी विशेषता है। महिला हमारी स्त्री है, संज्ञा है, और सभ्रांत उनकी विशेषता है। आंगन हमारा संज्ञा है और समतन उसकी विशेषता है। जंगल क्या है? हमारा घना, तो जंगल हमारी संज्ञा है और घना उसकी विशेषता है। वर्षा हमारी संज्ञा है और मूसलाधार उसकी विशेषता है। तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी आपका व्याकरण से ही है। व्याकरण में देखो बेटा, अब हम आ जाते हैं, अभी जो हम ऊपर थे उसमें हम पढ़ रहे थे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। अब हम पढ़ रहे हैं समास के बारे में। किसके विषय में हम पढ़ेंगे? समास के बारे में। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है बेटा? द्वंद्व समास के बारे में आप सभी को पता है, आप सभी परिचित हैं। द्वंद्व समास पिछले चैप्टर में भी हमने यही समास पढ़ा है, ठीक है। और संस्कृत में भी मैंने आपको इस समास के बारे में, इस समास के विषय में समझाया था, जहाँ द्वंद्व समास दो पक्ष प्रधान होता है, यानी कि पहला पक्ष प्रथम पद और उत्तर पद, यानी कि प्रथम पद जो पहला पद होता है, उत्तर पद जो बाद वाला पद होता है, वो दोनों ही प्रधान होते हैं। यानी कि हम इसमें ये नहीं कह सकते कि पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मम्मी और पापा में ये बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब हमारे दोनों पद
प्रधान होते हैं और वहाँ पर और का लोप होता है, यानी कि और शब्द नहीं लिखा जाता। जैसे राजा और रानी, राजा और रानी में राजा रानी के बीच में हम छोटा सा डैश लगा देते हैं, तो वो हो गया हमारा द्वंद्व समास। तो इसी तरीके से हमें कई स्थानों पर ये प्रश्न, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, ठीक है। तो द्वंद्व समास के उदाहरण में आप लिखिए दुगनी पत्नी, यानी कि दुगना और पतना। दुगनी पत्नी का मतलब क्या है? दुगना भी और पतना भी। तो इसमें यहाँ पर जो डैश लगा है, यहाँ पे किस शब्द का लोप है? यहाँ पे और। भाव भंगी, भाव भी और भंगी, यहाँ पे छोटी और बड़ी, माँ और बाप, नंग और धड़ंग, छोटी और बड़ी, पत्नी और दुगनी, नंग और धड़ंग, भाव भंगी, माँ बाप। मतलब यह है कि आप इसके उदाहरण देख सकते हैं और वर्णमाला क्रम में, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया है। अब हम अपने अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न 6, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न 6। प्रश्न 6 में हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? प्रश्न 6 में हमें पूछा गया है समय के साथ भाषा बदलती है। समय के साथ भाषा क्या बेटा? सब कुछ ही बदल जाता है आजकल तो समय के साथ, और शुरू से ही समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में ऐसे नाम ढूंढकर लिखिए। यानी कि यह है बेटा, जो पहले ज़माने में किसी को, अब आप देख लीजिए, पहले गुड़गांव का नाम गुड़गांव था, अब गुरुग्राम है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे नाम जो हमारे चेंज हो जाते हैं। तो इसमें समय के साथ साथ जो हमारे नाम पहले अलग थे और अब अलग हैं, तो वो आपको इसमें ढूंढकर लिखने हैं, ठीक है। अब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस में जो नाम दिए हुए हैं, उनके आपको अन्य दूसरे रूप लिखने हैं। तो जैसे सतलुज, जो हमारी सतलुज नदी है उसका दूसरा नाम है शतद्रुम। रोपड़ है उसका नाम है रूपपुर। झेलम है उसका नाम है वितस्ता। चिनाब, चिनाब का जो नाम है वो है चंद्रभागा। चिनाब का क्या नाम है बच्चों? चंद्रभागा। वैसे इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसलिए आपको इसमें कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। अजमेर, अजय, मेरू, बनारस, वाराणसी। वाराणसी के बारे में तो आपको पता ही होगा, बनारस बोलते हैं उसे। तो उसमें तो बाकी सारे आप लर्न कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। पिछली वीडियो में मैंने सारे प्रश्न इसलिए नहीं बनाए थे, सारे उत्तर इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, इसीलिए। और ये सारा ग्रामर सेक्शन, व्याकरण का जो पार्ट है, ये मैंने आपको अलग से दूसरी वीडियो में कराया है, ठीक है। लेकिन मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला अंतिम प्रश्न है आपका, आपके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं? उपयुक्त पंक्ति में ही का प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं? उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, मतलब यह है कि बेटा इसमें हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यहाँ पर जो शब्द है ही, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि ये कार्य शायद मेरे से ही होगा, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं क्या मेरे बिना ये काम होगा ही नहीं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ नकारात्मक और सकारात्मक का हमें पता नहीं चलता, या हम कहते हैं नहीं और होता है वो हाँ। अब देखो इसमें पूरा उदाहरण भी है आगे, ये देखिए। जैसे महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता। इसका अर्थ वास्तविकता में यह है कि महात्मा गांधी एक ऐसा चरित्र है जिनके विषय में पूरी दुनिया जानती है, जिनके विषय में सभी को सब कुछ पता है। नहीं तो इतना तो पता ही है कि महात्मा गांधी एक ऐसा चरित्र है जो इतिहास में है, ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं अपने उत्तर की ओर। तो बेटा हम अपने उत्तर की ओर बढ़ते हैं।
उत्तर में हमने इसी प्रकार के कुछ वाक्य लिखे हैं, जैसे घर वाले शायद ही समझ सके कि मैंने उससे शादी क्यों की। मतलब यह है कि घर वाले शायद ये बात कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि मैंने उससे शादी क्यों की। अगला है, मेरे मित्र शायद यह जान सके कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर रहा हूँ। मतलब यह है कि मेरे मित्र शायद इस बात को कभी भी नहीं समझ सकेंगे। ठेकेदार को शायद ही ज्ञान हो कि मजदूरी, मतलब यह है कि बेटा अगर मजदूर को अपने घर की रोजी रोटी ही नहीं मिलेगी, उसको पैसे नहीं मिलेगा तो वो घर कैसे चलाएगा। लेकिन इसी विषय में ठेकेदार को कैसे पता होगा, क्यों? क्योंकि उसने तो ऐसा कभी जीवन जिया ही नहीं। अब हम आ जाते हैं, अदरक के गुणों से कौन परिचित नहीं है। जैसे वो अभी गांधी जीवन लाइन आपने सुनी थी कि गांधी जी से कौन परिचित नहीं है, तो ये अदरक के गुणों से सभी परिचित हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, पैसों की आवश्यकता कौन नहीं जानता। यानी कि सभी जानते हैं बेटा पैसों की आवश्यकता क्या होती है। एक ऐसी आवश्यकता है पैसों की जो सभी को होती है और सभी उसके बारे में जानते हैं। जीवन में शिक्षा की उपयोगिता का ज्ञान किसे नहीं है। मतलब चाहे बेटा चाहे तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन इतना तो सबको पता होता है कि हमें पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई क्रिकेटर बन गए, बेस्ट क्रिकेटर, एक्टर बन गए, मॉडर्न बन गए, कुछ भी बने लाइफ में, इंटरव्यू तो दोगे बेटा, इंटरव्यू देने के लिए भी आपको शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आया है या आपको कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है और आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। अगले फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।